साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी जो है हरियाणा प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है कुलदीप शर्मा जी पत्रकारों से जो है चर्चा करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे। उनके साथ हैं कुलदीप शर्मा जी। संधू जी, आप देख रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। अनेकों मुद्दे हैं। देश एक राजनयिक और कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को बैलेंस बनाने में यूक्रेन युद्ध हुआ है, क्योंकि रशिया कांग्रेस का, अपने हरियाणा का नहीं, देश का एक अभिन्न मित्र रहा है, संकट काल का मित्र रहा है रशिया। उधर से अमेरिकन प्रेशर्स हैं, तो दोनों के बीच में राजनीतिक और कूटनीतिक बैलेंस बनाने में भारत की सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन ये है कि हजारों छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनमें हरियाणा के भी बहुत हैं। मैं सारे देश की बात करूंगा, खासतौर पर हरियाणा की इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के एक प्रांत के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 2000 के करीब है। और केवल युद्ध अपनी चरम सीमा पर है। 903 आदमी आज तक की सरकार के फिगर के हिसाब से आए। संकट गंभीर है, हम सरकार के साथ हैं। जब भी देश का सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो हम देश के और सरकार के साथ रहते हैं, राजनीति नहीं, देश के साथ। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने गुड ऑफिस को यूज करके यूक्रेन में फंसे हरियाणा और देश के छात्रों का न केवल उनको सुरक्षित वापस लाने की बात करें, लेकिन 2-2, 3-3 साल से वहां पर लोग आखिरी ईयर में भी थे MBBS के, उनकी पढ़ाई का जो इतना बड़ा खर्च उनके पेरेंट्स ने किया, उसका भी पता नहीं युद्ध कितने दिन चले, शांति कब लौटे और उनका करियर ना तबाह हो जाए, इस पर भी सरकार सुनिश्चित करके कोई बयान दे। क्या ये जो छात्र लौटे हैं और अगर युद्ध लंबा चल गया तो क्या इनको भारत के मेडिकल कॉलेजेस में अपनी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर दिया जाएगा? अदरवाइज तो हजारों लोगों का, हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। तो उनके न केवल सुरक्षा की चिंता है, बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी है। इसके लिए सरकार उचित कदम उठाए। दूसरा, बहस का मुद्दा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा कि करनाल को NCR से बाहर निकाल दिया गया है। अब इसको मुख्यमंत्री की उपलब्धि माना जाए या करनाल का नुकसान माना जाए। NCR का एक स्टेटस था, अलवर तक NCR है, रेवाड़ी तक NCR है, जींद तक NCR है, भिवानी तक NCR है। NCR की कई सुविधाएं, NCR के कई फायदे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए, सड़कों के निर्माण में, रेल के रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में, स्पेशल फंड्स, ये सब आया करते थे। तो जो ये आउट ऑफ NCR करनाल हुआ है, इसके करनाल के व्यापारिक संपत्तिक नुकसान होने की संभावनाएं हैं।
इस बारे में मुख्यमंत्री को सभी संबद्ध वर्गों से चर्चा करके निर्णय करवाना चाहिए था। मैं ये समझता हूं मुख्यमंत्री जी एनसीआर के मामले में कोई बहुत दूरगामी सोच के साथ आगे नहीं बढ़े। तीसरी बात यह है कि आज हरियाणा का किसान करीबन 4 लाख ट्रैक्टर एनसीआर के अंदर ऐसे हैं जो 10 साल की जो सीमा माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने की है, अब वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो बैंक के लोन्स के अगेंस्ट भी हैं। अगर उन ट्रैक्टर्स को चलने नहीं दिया जाएगा तो बैंक के लोन को कैसे फार्मर करेगा। तो इस विषय के अंदर सरकार को अपनी नीति का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए ताकि लाखों किसान जो इस फैसले से अफेक्ट हुए हैं उनको, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार कहती तो है लेकिन एक तरफा निर्णय करती है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। जो राष्ट्रीय और राज्य महत्व के मुद्दे हुआ करते हैं जिसमें राज्य के इंटरेस्ट हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष से चर्चा करनी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट सत्र पर से पहले बजट प्रिपरेशन में विपक्ष का महत्व, ये बात आप नोट करिए कि हरियाणा में विपक्ष केवल कांग्रेस है और कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का वो सरकार के साथ है, चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे जेजेपी है, चाहे वो और कोई पार्टी, केवल मात्र विपक्ष कांग्रेस है। तो कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि मैं विपक्ष से करूंगा बात, विपक्ष के सुझाव लूंगा, तो इस प्रकार की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की नहीं। मैं हालांकि इस पहल का स्वागत करता हूं कि एक नए प्रयोग के रूप में पार्लियामेंट की तर्ज पर बजट सत्र का कार्य संचालन इस साल बदला गया है। मैं विधानसभा का स्वयं अध्यक्ष रहा हूं और इस बात का पक्षधर रहा हूं कि बजट पेश होने के बाद कम से कम एक हफ्ते का गैप जिसे पार्लियामेंट देती है, 15 दिन का, 22 दिन का, एक गैप देना चाहिए ताकि सदस्यगण उस बजट को समझ सकें, पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। बिना समझे तो करते नहीं थे। तो ये एक, आप ये कहें कि पंडित जी आप तो सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नहीं, मैं इसको एक सराहनीय कदम भी मानता हूं कि इससे इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने और विधानसभा ने लिया है, इसकी मैं सराहना करता हूं और इस बात की कामना भी करता हूं कि ये प्रयोग देश के अंदर महंगाई से बहुत बड़ा, देश की ग्रोथ पर खतरा, सामान्य व्यक्ति के जनजीवन पर खतरा महंगाई से आने वाला है। यूक्रेन युद्ध जो है ये केवल मात्र एक युद्ध नहीं है। अमेरिकन सैंक्शंस, यूरोपियन सैंक्शंस रशिया के खिलाफ चली गई। रशिया इज द बिगेस्ट सप्लायर टू यूरोप ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस। सरकार ने उत्तर प्रदेश और 5 विधानसभाओं के चुनाव के मद्देनजर पिछले 3-4 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं और मुझे लगता है कि 10 तारीख के परिणामों के बाद या 7 तारीख के चुनाव के आखिरी दौर के बाद सरकार तुरंत लोगों की कमर तोड़ने के लिए पेट्रोल और डीजल और गैस के भाव बढ़ाएगी। वैसे तो
प्रधानमंत्री जी को अपने पुराने भाषणों को सुनना चाहिए। जब उन्होंने कहा था कि 56 रुपए डीजल और 66 रुपए पेट्रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन अब पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया, 90 से ऊपर डीजल चला गया। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर उनके पुराने भाषण उनको सुनाए जाएं तो वो क्या कहा करते थे। तो देश के अंदर महंगाई का संकट गहराए पेट्रोल और डीजल की वजह से, इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए सरकार को। और किसी हालत में भी जनता की 2 कोरोना मार के बावजूद जो कमर टूटी है आर्थिक रूप में, वो आगे न टूटे, वो चोट ना पहुंचे। सरकार को पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ाने हैं, इस चीज की हम मांग करते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल का कह रहे हैं, खाद्य पदार्थ के रेट नहीं बढ़ेंगे, उसके भी रेट ऐसे बढ़ेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं, रेल का किराया बढ़ता है, फ्रेट बढ़ता है, स्टील के दाम बढ़ते हैं, तो जो इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है हमारी, निश्चित रूप से जो खाद्य पदार्थ है उसके भाव ऑलरेडी आसमान को छू रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर पेट्रोल डीजल और गैस के भाव बढ़े तो जो सार्वजनिक उपयोग की सामान्य चीजें हैं, जनरल प्रोविजंस हैं, तो इतने महंगे हो जाएंगे। हाँ, तो इस सरकार ने, प्रधानमंत्री के भाषणों को याद दिलाऊं मैं, ये कहा था कि महंगाई के खिलाफ हम प्रहार करेंगे, और महंगाई के खिलाफ प्रहार होने के बजाय वो प्रहार जनता की कमर पर हो गया है। तीनों, चारों, पांचों विधानसभा के चुनाव, क्योंकि मेरे साथ रघुवीर संधू जी, सरदार त्रिलोचन जी, सरदार जसवंत जी, हम उत्तर प्रदेश में, मैं पंजाब में, और अन्य राज्यों में लोग गए हैं। हरियाणा के लोगों की काफी पार्टिसिपेशन रही। तो देश का राजनीतिक परिदृश्य इन चुनावों के परिणामों के बाद बदलने वाला है। The demography of Indian politics is going to change, and change drastically. अब लोगों का जो मन है वो भर चुका है इस बात से, झूठे वायदों से, झूठ से, दिन के सपनों से लोगों का मन भर चुका है। देश का युवा बेरोजगारी के कंबल को ओढ़कर आज निराश है। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि देश का युवा और सामान्य जनमानस बहुत परेशान है। और इन फ्रंट्स पर गवर्नमेंट को बात करने की बहुत जरूरत है। सर, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर? कांग्रेस ने मंथन चिंतन किया होगा कि इन चुनावों के तुरंत बाद पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिकली चोट पहुंचने वाली है, तो कांग्रेस का क्या मंथन चिंतन? एक हमारी मीटिंग हुई है 2-3 मुद्दों पर, जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये मुद्दा है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस किस रूप में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि 56 स्थानीय निकाय के चुनाव हरियाणा में होने हैं। इट्स ए बिग नंबर। द पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड, कुछ प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है, कि हम किस लेवल तक पार्टिसिपेट करेंगे। ए क्लास म्यूनिसिपैलिटीज, बी क्लास म्यूनिसिपैलिटी और सी क्लास म्यूनिसिपैलिटीज में कांग्रेस जल्द ही निर्णय इसमें लेगी। दूसरा, कांग्रेस से संबंधित आपने सवाल पूछा। कांग्रेस एक महत्वपूर्ण दौर से आगे बढ़ने वाली है। आप एक आम सवाल पूछा करते थे कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस के चीफ एनरोलर्स नियुक्त हो चुके हैं और कांग्रेस के 31 मार्च तक भर्ती अभियान चलेगा और उसके बाद संगठन का स्वरूप कांग्रेस का देखने को मिलेगा। जो तो
क्लास के लोगों को एक चौपहिया वाहन या दूसरे वाहन जिससे अवेलेबल हो जाया करते थे, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी हैं उनको औने पौने स्टील के दाम पर, वजन के दाम पर बेचना पड़ेगा, इससे एक बहुत बड़ी चोट हो जाएगी। तो इस बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे इंजन की अपग्रेडेशन की टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल करनी चाहिए। केवल मात्र वाहन ही नहीं है पोल्यूशन का कारण, और भी कारण है, इंडस्ट्री है। पानीपत के अंदर कितना पोल्यूशन जो है, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्रियल टाउन, वाटर पॉल्यूटेड है। इसके बारे में सरकार भी चिंतित है और हम भी चिंतित है, क्योंकि केवल मात्र सरकार के क्रिटिसिज्म में पड़ना ही विपक्ष का, जहाँ सरकार का सही बात हो या सरकार को सही सुझाव देने की बात हो, तो एक सकारात्मक राजनीति के लिए वो भी बात हम सर एक आंदोलन, नया आंदोलन तैयार है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बैठकर इन समस्याओं के बारे में आगामी रणनीति तय करेगी। सर क्या लगता है कि क्या साथियों, पत्रकार वार्ता के दौरान आज अभी जो आपने जाना, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी से, उन्होंने यूक्रेन मामला, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उस पर कैसी कूटनीति जो है सेंट्रल सरकार बनाई, इस विषय में अपनी बात रखी, आपने सुना। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।